गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज आप लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए तो उनको क्या है, वीडियो जब आप शेयर करेंगे तो क्या है वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, इसको समझने से पहले आप लोगों को जनन के बारे में समझना पड़ेगा। जनन क्या होता है? तो सबसे पहले जनन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जनन, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन, सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे ही जनन कहते हैं। या दूसरी तरीके से दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं जनन की, कि सभी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने वंश को बरकरार रखने के लिए या अपने वंश को चलाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करके इस पृथ्वी से चले जाते हैं, जिससे क्या होती, जाति की निरंतरता बनी रहती है, इसे ही जनन कहते हैं। तो लॉन्ग डेफिनेशन हो गई, डिटेल में एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखेंगे, सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसे ही जनन कहते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनन के टाइप्स, कि जनन कितने टाइप्स का होता है जीवों में। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन जो होता है जीवों में दो टाइप्स का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कौन कौन से जनन होते हैं? पहला अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप होता है, नंबर सेकेंड, लैंगिक जनन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीवों में जो जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अब इस आगे स्टार्ट करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिससे उत्पन्न संतानें अकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। कैसे, अकारिकी और आनुवांशिक रूप से। अकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर, यानी कि उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, जैसा जनक का होगा। जनक का मतलब समझते हैं, पेरेंट्स, जिससे जो जीव उत्पन्न हो रहा है वो कोई जंतु भी हो सकता है या कोई पौधा हो सकता है, प्लांट हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चरल रूप से क्या है, और जेनेटिकली रूप से, आनुवांशिक रूप से जो संतान होगी वो जनक के बिल्कुल समान होगी, एक जैसी दिखेगी, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी जो संतानें उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के द्वारा, उनको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन आप लोग समझते होंगे, यानी कि एक जीव के दो रूप, उसे क्लोन बोलते हैं। तो इससे जो संतानें उत्पन्न होंगी बिल्कुल जनक के समान दिखाई देंगी, कोई भी डिफरेंट उनमें नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे कि इसमें विभाजन किस टाइप का होता है, कौन सा विभाजन होता है जहाँ पर जो संतानें बनती हैं। तो इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, सम का मतलब आप लोग समझते हैं, समान, यानी कि इससे जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। जिस पौधे या जिस जंतु में जितने गुणसूत्र होंगे संतानों में उतने ही बिल्कुल सेम गुणसूत्र जाएंगे, और इनमें जो विभाजन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। तो आप लोग समझ गए समसूत्री विभाजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस, या माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं, युग्मक। इसको क्या कहते हैं, गैमीट। जो युग्मक होते हैं वो नहीं बनते अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन की क्रिया में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। एक ही पौधे या एक ही जंतु के द्वारा एक नया जंतु या पौधा तैयार हो जाता है। अगर जंतु में हो रहा है तो उससे एक नया जंतु बन जाएगा, और किसी पौधे में अलैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो उससे पौधा बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो युग्मक जो होते हैं वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, और युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन का होना आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी युग्मक बनेंगे। और आप लोगों को अभी मैंने बताया कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। तो अर्धसूत्री तो हो नहीं रहा है तो युग्मक बनेंगे ही नहीं, क्योंकि युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, एप्लॉइड। इनका मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो युग्मक तब बन पाएंगे, गुणसूत्रों की संख्या तब आधी होगी जब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है जीवों में।
अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन कितने टाइप्स का होता है जीवों में? तो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है ये काफी सरल होती है, एक सरल विधि है। लैंगिक जनन काफी जटिल होता है। अलैंगिक जनन की विधि जो होती है सरल होती है, और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी क्या है, जल्दी होती है। किसकी अपेक्षा? लैंगिक जनन की अपेक्षा। तो अलैंगिक जनन जो होता है ये निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। निम्न कोटि का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सरल संरचना वाले जीवों में ये पाया जाता है, जो जीव निम्न कोटि के होते हैं। उच्च कोटि के अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं में जनन नहीं होता है। इसी तरीके से पौधों की बात करें तो निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं उन्हीं में ये जनन होता है। उच्च कोटि के श्रेणी के पौधों में ये जनन नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जो उच्च श्रेणी के पौधों में पाई जाती है, वो होता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बारे में आगे बताएंगे वीडियो में, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखना, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो क्या है, आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अलैंगिक जनन में जो पहला जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं ए टाइप्स, यहां पे लिख देते हैं विखंडन। पहला जो प्रकार है अलैंगिक जनन का, विखंडन, इसको कहते हैं फिशन। विखंडन का मतलब होता है जब एक कोशिका, जब एक जनक कोशिका कह सकते हैं, जब एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और ये जो संतति कोशिकाएं बनती है वो जनक कोशिका के बिल्कुल समान होती है, तो इसे ही क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। क्लियर हो गया विखंडन? विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो एक जनक कोशिका क्या होती है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, विखंडन। इससे दो नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे, और वो दोनों जीव क्या होंगे, वो दोनों जीव जनक जीव से बिल्कुल समान होंगे। क्लियर? विखंडन। विखंडन कितने टाइप्स का होता है? विखंडन भी दो टाइप्स का होता है यहाँ पर। अब इसकी विखंडन की बात करते हैं। विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विविखंडन। पहला कौन सा टाइप होता है? द्विविखंडन। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। केवल फिशन होगा विखंडन। बाइनरी फिशन का मतलब द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब आपको समझ रहे हो कि द्वि वर्ड यहाँ पे है, द्वि। इसका मतलब इसमें एक जनक कोशिका जो होती है वो दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक जनक कोशिका क्या होती है, दो समान संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। समझ में आ गया द्विविखंडन क्या होता है? द्वि का मतलब एक जनक कोशिका क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि उससे दो कोशिकाएं नई कोशिकाएं बन जाएंगी। इसका मतलब उन नई कोशिकाओं में वृद्धि होगी, और उससे क्या है, दो नए जीव विकसित हो जाएंगे जो जनक जीव से क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। क्लियर हो गया द्विविखंडन? द्विविखंडन होता किसमें है? द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन जो होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, कामा पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, यूग्लिना आदि। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में क्या है, द्विविखंडन पाया जाता है। ये क्या है, ये जो जनन करते हैं ये द्विविखंडन द्वारा करते हैं। इसमें एक अमीबा क्या होगा, दो संतति अमीबा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और उससे क्या है, 2 नए अमीबा तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से पैरामीशियम में और यूग्लिना में। आप लोगों को एक चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा समझाते हैं कि कैसे होता है ये द्विविखंडन। आप लोगों ने अमीबा का स्ट्रक्चर इससे पहले भी पढ़ा होगा। तो अमीबा क्या है, अमीबा कुछ इस टाइप से होता है। इसकी जो आकृति होती है ये हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो इस तरीके से कुछ अमीबा दिखता है, बीच में न्यूक्लियस होता है केंद्रक, और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। अब ये अमीबा है, अमीबा को कितने भागों में डिवाइड होना है, 2 भागों में, तभी 2 नए अमीबा इससे बनेंगे। तो ये कैसे डिवाइड होता है, इसमें क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी 2 भागों में डिवाइड होगा, और इसका जो न्यूक्लियस है केंद्रक, ये भी क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होता है, यहाँ पे अगले फिगर में समझते हैं। तो ये अमीबा क्या होगा, इसका जो केंद्रक है ये क्या होगा, थोड़ा यहां से डिवाइड होने लगेगा। इस तरीके से केंद्रक क्या होगा, 2 भागों में, जब केंद्रक डिवाइड होगा तभी तो इससे क्या है, 2 नई संतति कोशिकाएं बनेगी अमीबा से। और यहीं पे क्या है, इसका जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऊपर की, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है, ठीक है, जिससे इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये धीरे धीरे क्या है, ये ऊपर की ओर, अंदर की ओर ये लेयर मुड़ती चली जाएगी, और ये भी क्या है, ये भी अंदर की ओर, और इस तरीके से 2 यहाँ पर अमीबा बन जाएंगे, संतति अमीबा, और इसका केंद्रक भी क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो नए अमीबा बनेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, जनक अमीबा के बिल्कुल समान होंगे। अगले फिगर में अब इसको क्या है, यहाँ पर दिखा सकते हैं, वहां पर केंद्रक भी 2 भागों में डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म भी। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से 2 अमीबा तैयार हो जाएंगे। कितने अमीबा बनेंगे, 2 संतति अमीबा, जो जनक अमीबा के क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो इस तरीके से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, द्विविखंडन। तो क्लियर हो गया द्विविखंडन क्या होता है। उसमें क्या होता है, एक जनक अमीबा 2 संतति अमीबा में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अमीबा में जनन होता है। क्लियर हो गया द्विविखंडन क्या होता है। अब इसके आगे द्विविखंडन में बताया था 2 टाइप से, एक होता है बहुविखंडन। क्या होता है, बहुविखंडन। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। बहुविखंडन का मतलब, बहुत मतलब समझ रहे होंगे, बहुत सारे यहां से सेल्स बनेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, बहुविखंडन। तो द्वि में केवल 2 कोशिकाएं बनती थी एक जनक कोशिका से। यहाँ पर एक जनक कोशिका से क्या है, 2 से अधिक कोशिकाएं बनेंगी। तो इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें एक जनक कोशिका से 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्लियर, बहुविखंडन की डेफिनेशन। ये किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। ये किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंडन। क्लियर। तो पहला जो अलैंगिक जनन का टाइप था विखंडन, वो क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया विखंडन क्या होता है। इसके बाद में अब और भी कई टाइप्स होते हैं अलैंगिक जनन के। तो अगला जो टाइप्स होता है मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन।
इसको कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन की परिभाषा कैसे देंगे? मुकुलन जो बना है वो मुकुल से बना है। किससे बना है? मुकुल। मुकुल का मतलब होता है बड। क्या होता है? बड। और इसी में ना जोड़ दिए मुकुलन। समझ गए? तो मुकुलन जो होता है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है उस कोशिका के ऊपर क्या है, उभार जैसा निकल आता है, उसे मुकुल बोलते हैं। और उसी उभार से क्या है, एक नई संतति कोशिका बन जाती है। इसको फिगर के द्वारा यहाँ पे समझेंगे कि मुकुलन होता क्या है। ये जो पाया जाता है यीस्ट में। यीस्ट आप लोगों ने यीस्ट के बारे में पढ़ा होगा। यीस्ट जिसको खमीर कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम क्या है? खमीर। यीस्ट जो है ये एक प्रकार का कवक है। यीस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक, फंजाई है। यीस्ट में जो जनन होता है, यानी कि जो संतानें उत्पन्न करता है, जो नए यीस्ट बनाता है, वो किस प्रोसेस द्वारा बनाता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन। अब इसको यहाँ पे मुकुलन को समझते हैं। जैसे ये कोई यीस्ट कोशिका है, ठीक है, ये यीस्ट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म इस तरीके से भरा होगा। अब यीस्ट कोशिका में क्या होता है, इसकी बाहरी सतह पर क्या उभार निकल आता है, इस तरीके से थोड़ा ये क्या है, फूल जाएगा, ये उभार निकल आएगा। ये जो उभार निकल आता है ना ऊपर, इसी को बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। अब यही उभार क्या होगा, यहां से ये यीस्ट कोशिका से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग यहां से इतना भाग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और अलग होकर के क्या है, एक नई यीस्ट कोशिका बना लेगा। और ये जो यीस्ट कोशिका नई बनेगी वो जनक कोशिका के क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। इससे क्या है, एक उभार निकला और इसी से क्या है, एक नई यीस्ट कोशिका तैयार हो गई। तो समझ में आ गया ये कैसे होता है मुकुलन। एक नई यीस्ट कोशिका बन गई तो इसी को मुकुलन कहा जाता है। मुकुल यहाँ पे उभार निकल आता है। अब ये यीस्ट कोशिका में एक से अधिक भी उभार निकल सकते हैं। अगर एक निकलेगा तो एक यीस्ट कोशिका बनेगी। अगर दो निकलेंगे, मान लिया कभी कभी क्या है, इसके ऊपर एक से अधिक उभार, दो उभार निकल रहा है या तीन निकल रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कई उभार इसके ऊपर निकल आते हैं, चार निकल रहा है। तो जितने ज्यादा इसके ऊपर उभार निकलेंगे उतने ज्यादा ही क्या होंगे, नई यीस्ट कोशिका बनेगी। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो कहलाती है मुकुलन। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मुकुलन क्या होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें क्या है, जनक कोशिका के ऊपर क्या है, उभार निकल आता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। और इस मुकुल के द्वारा क्या है, ये मुकुल जब यहाँ से अलग हो जाता है, किससे, जनक कोशिका से, और इससे क्या है, एक नई संतति कोशिका बन जाती है। अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। क्लियर हो गया डेफिनेशन मुकुलन क्या होता है। ये किसमें पाया जाता है, यीस्ट में। ये एक प्रकार का क्या है, फंजाई है, कवक है। क्लियर। तो अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें क्या है, जनक कोशिका के ऊपर क्या है, उभार निकल आता है, जिसे मुकुल कहते हैं। ठीक है। ये उभार क्या है, टूटकर अलग हो जाता है और इस उभार से, इस मुकुल से क्या है, एक नई संतति कोशिका बन जाती है, जो जनक कोशिका से क्या हो, जनक कोशिका के बिल्कुल समान होती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन का जो प्रकार है मुकुलन क्लियर हो गया। इसके बाद में जो अगला जो टाइप्स जो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का, वो है कायिक जनन। कायिक जनन, इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, ये अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। इसकी अलैंगिक जनन की एक विधि है कायिक जनन।
हमने बताया था कि कायिक जनन, जो अलैंगिक जनन होता है, वो निम्न श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। लेकिन वो निम्न श्रेणी के पौधों में जो अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं वो विखंडन और मुकुलन होती है। लेकिन कायिक जनन ऐसा जनन है जो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। आप लोगों ने कायिक जनन देखा होगा, कई पौधों में कायिक जनन पाया जाता है। और ये कायिक जनन जो होता है ये किस में होता है, पौधे के किस भाग में होता है, पहले तो ये समझेंगे। कायिक जनन जो होता है पौधे के पुष्प को छोड़कर, किसको छोड़कर, पुष्प को छोड़कर, पुष्प में नहीं होता है कायिक जनन, पुष्प को छोड़कर। अब पुष्प को छोड़कर पौधे के कौन से भाग बचे, आप लोग समझ गए होंगे। पुष्प को छोड़ दो, बाकी कौन कौन से पार्ट्स बचे, जड़ बचा, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती। तो अगर किसी पौधे में पुष्प को छोड़कर पौधे के किस भाग में जनन की क्रिया हो रही है, जड़, तना, पत्ती आदि में हो रही है, तो इसे कौन सा जनन कहेंगे, कायिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जो पौधे के पुष्प को छोड़कर जड़, तना तथा पत्ती आदि भागों में होती है, क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। समझ गए, यह कायिक जनन कहलाता है। क्लियर। तो कायिक जनन आप लोग समझ गए होंगे। कायिक जनन, क्योंकि पुष्प को यहाँ पे क्यों छोड़ा गया, आप लोग सोच रहे होंगे पुष्प को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पुष्प में जो क्रिया होती है वो लैंगिक जनन की होती है। कौन सी होती है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपने चैप्टर का नाम ही, अभी आपको चैप्टर का नाम बताया था आप लोगों को, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। क्लियर। तो हमने इसको क्यों समझाया, किस लिए समझाया, क्योंकि लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले अलैंगिक जनन भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब तक आप अलैंगिक जनन को नहीं समझेंगे तब तक क्या है, लैंगिक जनन क्लियर नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंट होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। तो इसीलिए मैंने लैंगिक जनन को स्टार्ट करने से पहले अलैंगिक जनन को स्टार्ट किया, जिससे क्या है आपका टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब भी पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब केवल लैंगिक जनन आप पढ़ लेंगे, अब आप सोचेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता होगा। तो इसीलिए क्या है, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं अलैंगिक जनन इसीलिए पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है आपको जब अलैंगिक जनन क्लियर होगा तो लैंगिक जनन भी समझ में आ जाएगा। और अगर क्या है लैंगिक जनन क्लियर नहीं होगा तो लैंगिक जनन नहीं क्लियर हो पाएगा। तो कायिक जनन आप लोग समझ गए होंगे किन में होता है। अब कायिक जनन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आलू खाया भी होगा, देखा भी होगा, खाते हैं आलू, यूज करते हैं ना खाने में, सब्जियां बनाते हैं उसमें भी आलू डालते हैं। आलू जो होता है, आलू में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और अलैंगिक जनन की कौन सी, कायिक जनन। अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा इसमें जनन होता है, कायिक जनन द्वारा। और आलू क्या है, आलू पौधे के तने से बनता है। किससे, तना। आलू क्या है, ये तना है, स्टेम। तो आलू क्या है, तना है। आलू के ऊपर आप लोग देखते होंगे, जब आलू में क्या है, जब इसका जनन काल आता है तो इसके ऊपर क्या है, कुछ ऐसे आप लोग उभार जैसे देखते होंगे, निकल आते हैं ऊपर, निकल आते हैं उभार जैसे, आप लोगों ने देखे होंगे। जब इसका जनन काल आता है तो इसको क्या है, ये जो उभार होते हैं ना, इन्हें आइज बोलते हैं, आंखें इसकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आंखें, आइज। आंखें जैसे दिखती हैं ये, ठीक, इनको आइज बोलते हैं। ये जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, ठीक है, इन कलिकाओं से ही एक नया आलू बन जाता है। अब जिस जो आलू होगा उस आलू के अगर इसके कई टुकड़े कर दिए जाए और जिसमें जिसमें ये कलिकाएं हैं, और उससे क्या है, उससे एक नया आलू तैयार हो जाएगा। इसको इस तरीके से कट करके अगर लगा दें भूमि में तो क्या है, इसको जमीन के अंदर लगा दिया जाता है और उससे क्या है, एक नया आलू का पौधा तैयार हो जाएगा। तो समझ गए, इस विधि को कायिक जनन कहते हैं। समझ गए, ये किसमें, आलू में किसमें होता है, तने के द्वारा होता है। जैसे प्याज, लहसुन आपने देखा होगा, जितने भी भूमि के नीचे वाले पौधे होते हैं, जो भूमि के नीचे होते हैं, उनमें सब में अलैंगिक जनन ही होता है। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि पुष्प कहाँ होता है, पुष्प जमीन के नीचे थोड़ी ना होगा,
पुष्प तो ऊपर होगा, जब पुष्प ऊपर होगा पुष्प में ही लैंगिक जनन होता है, तो पुष्प में तो सवाल ही नहीं उठता कि लैंगिक जनन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जितने भी भूमि के नीचे होंगे, जितने भी भूमि के नीचे वाले जो हम लोग सब्जियां यूज करते हैं, जो भूमि से के नीचे से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे आलू कहाँ जमीन के नीचे से निकलता है, अंदर से भूमि से, तो इसका मतलब इसमें कौन सा जनन होगा, कायिक जनन। जो अलैंगिक जनन का क्या है, एक प्रकार है। तो क्लियर हो गया इतना, कायिक जनन क्या होता है। इसके